जैसा कि हम बात कर रहे थे शीत युद्ध की, और शीत युद्ध के कारणों में हमने सबसे पहले ऐतिहासिक कारणों की चर्चा करी कि किस प्रकार से सोवियत संघ को मजबूरी में मित्र राष्ट्रों ने मान्यता दी, किंतु वह उसे आशंका की दृष्टि से देखते थे और लगातार हिटलर तक को प्रेरित किया कि वो सोवियत संघ पर आक्रमण करे। कैसे भी करके साम्यवाद का अंत पश्चिमी देश चाहते थे। तो ऐतिहासिक कारण थे। दूसरा कारण है महत्वपूर्ण, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जन धन की क्षति पहुंचाई, तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया, ताकि नाजी सेना रूसी सीमा पर से हटकर दबाव कम करे और उधर उलझ जाए। किंतु रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे। इसे द्वितीय मोर्चे का प्रश्न कहा जाता है। सोवियत इतिहासकारों के मत में यह देरी अमेरिका और ब्रिटेन की योजनाबद्ध नीति का परिणाम थी, जिससे नाजी जर्मनी साम्यवादी रूस को पूर्णतः ध्वस्त कर दे। ऐसी स्थिति में सोवियत संघ के मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि यह भी हमारी शत्रु है, हमारे खिलाफ है। तीसरा बिंदु है युद्ध के पश्चात के उद्देश्यों में अंतर। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जहां अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ावा देने में लगा रहा, सोवियत संघ साम्यवाद को बढ़ावा देने में लग गया। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रखने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव में लाना चाहता था। तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ को अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने का भय था। तो ऐसी स्थिति में सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को सीमित रखने के लिए पश्चिमी देश कटिबद्ध थे, यूरोपीय देश कटिबद्ध थे, और इसके लिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो, जिसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन कराना आवश्यक थे। स्टालिन के मत में इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकारें ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें थी। तो यहाँ पे दोनों के उद्देश्यों में अंतर था। दोनों अलग अलग प्रकार की नीतियाँ, अलग अलग प्रकार का शासन चाहते थे। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना, यह एक महत्वपूर्ण कारण था। याल्टा सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्लिन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधियात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय किया। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना शुरू किया। उसने अमेरिकी और ब्रिटिश प्रेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी और पोलैंड की जनतंत्रवादी पार्टियों को मिलाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। उसने पोलैंड में अपनी संरक्षित सरकार को लादने का प्रयत्न किया। हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौते तथा याल्टा और पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप आपस में तनाव उत्पन्न हुआ। अगला महत्वपूर्ण कारण है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का उल्लंघन। बाल्कन समझौता क्या था? अक्टूबर 1944 में चर्चिल ने पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसके अंतर्गत यह निश्चित हुआ कि सोवियत संघ द्वारा बुल्गारिया तथा रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाए और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्थिति स्वीकार किया जाए, और हंगरी तथा यूगोस्लाविया में दोनों को बराबर माना जाए। किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा हुई। सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और वहां सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित कर दी। इससे पश्चिमी देशों का नाराज हो जाना स्वाभाविक था। अगला महत्वपूर्ण कारण है शीत युद्ध का ईरान से सोवियत सेना को नहीं हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिकी सेना तो दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, पर सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने बाद में वहां से अपनी सेनाएं हटाई। इससे भी पश्चिमी देश नाराज हुए। यह भी शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना जा सकता है। अगला है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप।
1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान में ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया गया था। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, जिससे ब्रिटेन ने यूनान के अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी। यूनान के शक्ति शून्य प्रदेशों को भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देशों अल्बानिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया आदि द्वारा सोवियत संघ की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। परिणाम स्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के तत्वाधान में अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना अनिवार्य हो गया, अन्यथा यूनान साम्यवादी क्षेत्र में लगभग उसका जाना निश्चित हो गया था। यह भी एक तनाव का कारण था। शीत युद्ध का अगला कारण था टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और वास्तव में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और यह मामला सुरक्षा परिषद में रखा गया। परमाणु बम का आविष्कार। शीत युद्ध के सूत्रपात का एक कारण था अणु बम का आविष्कार। यह कहा जाता है कि अणु बम ने हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं किया, अपितु युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी अंत कर दिया। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में अणु बम पर अनुसंधान कार्य और उसका परीक्षण बहुत परिचित चल रहा था। अमेरिका ने इस अनुसंधान की प्रगति से ब्रिटेन को तो पूरा परिचित रखा, किंतु सोवियत संघ को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ को इससे जबरदस्त सदमा लगा और उसने इसे घोर विश्वासघात माना। उधर अमेरिका और ब्रिटेन को अणु बम के कारण यह अभिमान हो गया कि अब उन्हें सोवियत सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। अतएव इस कारण से भी दोनों पक्षों में मनमुटाव बढ़ा। अगला बिंदु है सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। सोवियत संघ ने द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के कुछ समय पूर्व से ही सोवियत समाचार पत्रों में अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख लिखने आरंभ कर दिए। इस प्रचार अभियान से अमेरिका के कई सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ा विक्षोभ फैला और अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया ताकि अमेरिका में साम्यवाद के प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सके। सोवियत संघ ने अमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधि को प्रेरित किया। इस प्रकार से अमेरिका के विरुद्ध प्रचार अभियान सोवियत संघ ने आरंभ किया, उससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। अगला है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। यहाँ पर पश्चिमी गुट ने भी कोई कसर नहीं रखी। पश्चिमी सोवियत नीति और प्रचार अभियान ने जलती हुई आहुति में घी का काम किया। 18 अगस्त 1945 को बर्नेज तथा बेविन ने अपनी विज्ञप्ति में सोवियत नीति के संदर्भ में कहा, हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए। 5 मार्च 1946 को अपने फुलटन भाषण में चर्चिल ने कहा कि बाल्टिक में स्टेलिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रिस्टे तक महाद्वीप यूरोप में एक लोहा आवरण छा गया है। यह सभी प्रसिद्ध नगर और सोवियत क्षेत्र में बसने वाली जनता न केवल सोवियत प्रभाव में है वरना सोवियत नियंत्रण में भी है। एक प्रकार से इस प्रकार के भाषणबाजी और बयानों ने तनाव का काम किया। अगला है बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल जून 1948 का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्यवाही को शांति के लिए घातक बनाया। सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसा कि हम जानते हैं 5 स्थायी सदस्य थे और किसी भी समस्या के लिए सोवियत संघ ने हमेशा अपने वीटो का प्रयोग किया। सोवियत संघ ने अपने वीटो को अनियंत्रित प्रयोगों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य में बाधाएं डालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली एक विश्व संस्था न मानकर अमेरिका के विदेश विभाग का एक अंग समझता था। इसीलिए वीटो के बल पर उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली।
सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना। अमेरिका ने सोवियत संघ को जो आर्थिक पैकेज था वो बंद कर दिया, इससे भी तनाव फैला। अगला है शक्ति संघर्ष। मॉर्गेनथॉ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें प्रधानता के लिए संघर्ष होना अनिवार्य होता है। अतः अमेरिका और सोवियत संघ गुट में शक्ति संघर्ष और हित संघर्ष आरंभ हुए। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के प्रभाव।